हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तो इसकी शुरुआत आज से हम कर रहे हैं। सो आज का लेक्चर हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा एंड कुछ जो बेसिक टर्म्स होती हैं जिनके बेसिस पे आपको ये चैप्टर समझ में आता चला जाता है, ठीक है। इसकी जो बेसिक टर्म्स होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है। मतलब जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये चैप्टर समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने रट लिया और समझ में आ गया, तो इस तरीके से तो आपको थर्मोडायनेमिक्स समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसको अच्छे से समझना है, अपनी डेली लाइफ से रिलेट करते हुए आपको पढ़ना है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा क्या होगा, इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। सो इंट्रोडक्शन क्यों नेसेसरी होता है, क्योंकि हमें इस चैप्टर से रिलेट करता है, ठीक है, कि आपको क्या क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है एंड क्यों पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो ये सारी बातें आपको इंट्रोडक्शन पता चलती हैं, एक तरीके से आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है इस चैप्टर का, ठीक है, कि क्या कुछ आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, जो कि बहुत ही जरूरी होता है, किसी भी चैप्टर से रिलेट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो आज हम शुरू करें थर्मोडायनामिक्स। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। ये जो लिखा हुआ है थर्मोडायनामिक्स, इसका मीनिंग क्या है, सिर्फ इतना समझेंगे अभी कि इसका मीनिंग क्या है, ओके। ये इसकी डेफिनेशन तो नहीं हो सकती कंप्लीट। तो थर्मो का मतलब क्या होता है, थर्मो एंड डायनामिक, ये इनसे मिलके बना हुआ है। तो देखिए थर्मो का मतलब होता है हीट, अगर इससे इसका मीनिंग जो निकलता है उसकी बात करें। एंड डायनामिक का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जो कि स्टैटिक ना हो, ठीक है, मतलब फ्लो। तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ हीट दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, राइट। तो देखिए इसके ना बहुत सारी डेफिनेशंस आपको देखने को मिलेंगी, डिफरेंट टीचर डिफरेंट टाइप की डेफिनेशंस इसमें दे देते हैं। अब देखिए थर्मोडायनेमिक का एक और सिंपली अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि थर्मोडायनेमिक का मीनिंग क्या होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। एक एक चीज आप नोट करते चलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन of energy, यही होता है थर्मोडायनामिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जीज एंड देयर इंटरेक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं देयर रिलेशन, यही है थर्मोडायनामिक। देखिए जैसे कि आपके पास है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। अब जब केमिकल एनर्जी है इसका ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस है, आपको समझ में आता है। ट्रांसफर का मतलब है कि एक चीज को लेके आप दूसरी जगह जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि एक, हम किसकी बात करें यहाँ पे, एनर्जी की, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया दूसरी एनर्जी के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं करके एनर्जी को लेके हम कहीं जा रहे हैं, एनर्जी को क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं दूसरी एनर्जी की फॉर्म में, राइट। तो यहाँ पे जैसे कोई केमिकल एनर्जी है, ठीक है, केमिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया किस में, मान लीजिए थर्मल एनर्जी में, ठीक है। थर्मल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी में, ओके। यही होता है एक्चुअल में थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब समझते हैं। देखिए केमिकल एनर्जी का क्या मतलब है, जैसे कि कोई भी फ्यूल होता है, ठीक है, केमिकल होते हैं, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, एक तरीके से थर्मल एनर्जी में भी उसको कन्वर्ट करते हैं, ओके। मतलब उसका हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, थर्मल एनर्जी में उसको ट्रांसफॉर्म करके हम उसका यूज करेंगे, एंड या फिर हम क्या बोल सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में, या फिर उसको कोई हम वर्क करके भी क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। मतलब कोई भी केमिकल एनर्जी है तो उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं दूसरी एनर्जी में, एंड उससे क्या होगा, उसके अंदर किसके थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हीट के थ्रू, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हुआ हीट के थ्रू, एंड ये कौन सी एनर्जी आ गई आपके पास, थर्मल एनर्जी, राइट, जो कि किससे रिलेटेड है, हीट से रिलेटेड। बट आप हीट को कभी भी एनर्जी नहीं बोलेंगे, हीट इज नॉट एनर्जी। हीट को आप एनर्जी नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, अगर आप हीट को एनर्जी बोल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, आप उसको स्टोर भी कर सकते हैं,
ठीक है। लेकिन आप एनर्जी इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि आप हीट को स्टोर नहीं कर सकते। ये क्या है, हीट क्या है, एक हम बोल सकते हैं मोड है, वो हम अभी समझेंगे, ठीक है। हीट क्या है, एक तरीका है एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने का, राइट। तो हीट अगर अंदर ली जाती है तो क्या होता है, बाहर निकलती है तो क्या होता है, तो वो क्या है, सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एनर्जी की ही दूसरी फॉर्म में वो ट्रांसफॉर्म करने का एक वे है, राइट। ये क्या है, वे है, ये एनर्जी नहीं है, ये बात आप याद रखिए, ठीक है। थर्मल एनर्जी में इसको कन्वर्ट किया। अब जो थर्मल एनर्जी है वो किसी वर्क में काम आ रही है, मान लीजिए वो उससे उसकी वजह से क्या हो रहा है, कोई मैकेनिकल एनर्जी में काम आ रही है, मतलब कोई मैकेनिकल आप काम कर रहे हो, समझ रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो ये इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब देखिए, अब हम इसकी थोड़ी सी अच्छे से डेफिनेशन लिख लेते हैं कि क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ different forms of energy, different energies, and the quantitative relation between them, ठीक है। तो क्या मीनिंग है देख लेते हैं, द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज एंड देयर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन दैम। देखिए डिफरेंट टाइप की जो एनर्जीज होती हैं उनकी स्टडी करना एंड क्या है उनके बीच जो रिलेशन है उसको देखना। क्वांटिटेटिव रिलेशन, क्वांटिटेटिव का मतलब है मास, ठीक है, मतलब एनर्जी एंड मास का ही हम बोल सकते हैं इंटरैक्शन, उनका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, थर्मोडायनामिक, राइट। समझ गए इस चीज को। अब देखिए हमारे पास जो टर्म आएगी सबसे पहले वो होगी सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, अभी जो एनर्जीज का ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर रिलेशन है वो किस तरीके से हो रहा है, किन किन के बीच हो रहा है, ये सब हमें समझना है। तो उसके लिए हमारे पास पहली टर्म आएगी सिस्टम। अब सिस्टम क्या होता है, तो चलिए अब समझते हैं हम कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्रीज क्या होती हैं, राइट। इसको समझते हैं जो कि बेसिक टर्म्स होती हैं। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम देखिए सिस्टम क्या होता है, सिस्टम वो पार्ट होता है यूनिवर्स का जिसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं यूनिवर्स का वो पार्ट, सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट जो कि रियल है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, कुछ भी बोल लीजिए, वो क्या होता है, सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है तो आपके लिए वो क्या हो गया, सिस्टम हो गया। उसके अंदर जो वाटर है उसको आप स्टडी करना चाहते हैं कि इसका टेम्परेचर क्या है, इसका प्रेशर क्या है, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ओके। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको आप स्टडी करना चाहते हैं तो वो क्या हो गया, आपके लिए सिस्टम हो गया। आपके पास एक बॉटल है, ठीक है, बॉटल है जिसके अंदर मान लीजिए गैस है या फिर वाटर भरा है, ओके। तो उसको आप स्टडी करना चाहते हैं, उसके ऊपर आप कुछ काम करना चाहते हैं, उसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो वो क्या हो गया, आपके लिए सिस्टम हो गया, ओके। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, सिस्टम के नाम पे आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा पिस्टन, राइट। तो आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रख के चलिए कि ये होता है सिस्टम, ठीक है। और सिस्टम को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, जैसे कि आपके पास एक रूम है, तो अगर आप उसमें आप देखना चाहते हैं कि गैसेस भरी हुई हैं, तो उसमें आप ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं कि इसके अंदर जो गैसेस हैं उसका टेम्परेचर क्या है, किस प्रेशर पे रखी गई है, ओके। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको आप समझने के लिए स्टडी करते हैं। तो किसी भी रियल को, किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वो हो जाएगा आपके लिए सिस्टम, राइट। तो आपके लिए जो आप रूम है उसकी स्टडी कर रहे हैं कि इसमें कितना गैसेस का टेम्परेचर है, प्रेशर है, ओके, ये सब चीजें अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, उसके लिए आपके लिए सिस्टम हो गया, ठीक है। तो हम सिस्टम को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, सिस्टम इज
that part of universe in which observations are made। इसकी भी बहुत सारी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी, ठीक है, ये डेफिनेशन भी बिल्कुल सही है। ओके, सिस्टम क्या होता है? वो पार्ट होता है यूनिवर्स का जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं, जो रियल है, जो एक्चुअल में है, सिर्फ ख्वाबों में नहीं है, इमेजिनरी नहीं है, वो रियल में होगा। ओके, तो ग्लास ऑफ वाटर है तो वो सच में है, उसके आप स्टडी कर रहे हैं। रूम है, उसके अंदर गैसेस भरी हुई है या फिर कुछ भी है जिसके आप स्टडी कर रहे हैं, तो वो रियल में है। ओके, तो वो रियल में होना चाहिए, वही होगा आपका सिस्टम। ओके, अब हम बात करते हैं सराउंडिंग। सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या होता है? सराउंडिंग, अब यूनिवर्स में जिसकी आप स्टडी करें उसको हटा दीजिए, बाकी जो भी बच गया वो सब क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सी बातें हैं। क्या हो गया सराउंडिंग? एवरीथिंग, हम बोल सकते हैं एवरीथिंग इन यूनिवर्स excluded system is known as surrounding। ओके, ये हो गया सराउंडिंग। अब मैं आपके लिए एक एग्जांपल लूं, जैसे मेरे पास ये हो गया सिस्टम हो गया, जैसे मेरे पास ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर ये वाटर भरा हुआ है। ओके, ये हो गया मेरे लिए क्या? सिस्टम। ओके, अब इसके अराउंड जो भी कुछ प्रेजेंट है, जितना भी कुछ है, वो क्या हो गया? सराउंडिंग। ओके, यूनिवर्स का सब कुछ इसके किसके अंडर आ जाएगा? सराउंडिंग में। लेकिन इससे जो इंटरैक्ट करेगा, इस सिस्टम से जो इंटरैक्ट करेगा, तो उसका जो इमीडिएट जो सराउंडिंग है उसी को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब जो बहुत दूर का सराउंडिंग है, इसका उससे कुछ लेना देना रहता ही नहीं है, क्योंकि ये एक सिस्टम है हमारे लिए, तो इसके आसपास में जो भी कुछ है वो इसका सराउंडिंग हो जाएगा। मान लीजिए आप एक रूम की बात कर रहे हैं, ठीक है, रूम उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो उसके लिए जो आपका पूरा घर है या फिर जो पूरा एरिया है, ठीक है, जो टाउन है, जो सिटी है, वो मान लीजिए पूरा का पूरा उसके लिए सराउंडिंग हो गया। लेकिन इफेक्ट क्या करेगा उसको? उस रूम को क्या इफेक्ट कर सकता है? ठीक है, क्या इफेक्ट कर सकता है? क्या इंटरेक्शंस हो सकते हैं सराउंडिंग एंड सिस्टम के बीच? तो वो इफेक्ट करेगा, या तो आपको घर हो सकता है या फिर आप उसकी भी और आसपास का एनवायरमेंट हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से जो इमीडिएट सराउंडिंग है उसकी ही हम बात करते हैं, बट आप समझ सकते हैं कि सराउंडिंग क्या हो गया? एक तरीके से पूरा जो यूनिवर्स है छोड़ के सिस्टम को सारा का सारा सराउंडिंग ही होता है किसी भी सिस्टम के लिए। ओके, तो ये हो गया सिस्टम। अब देखो, आपको एक बात समझनी है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट कौन कर रहा है? किस बेस पे बोल रहे हैं कि हम ये सिस्टम है, या फिर किस बेस पे बोल रहे हैं ये सराउंडिंग है? तो कुछ तो लिमिट होनी चाहिए ना। तो लिमिट के लिए अगर हम बात करें कि कोई ऐसी बाउंड्री, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कोई लेयर जो कि सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट करे, वो हो जाएगी क्या? उसकी बाउंड्री है। ठीक है, तो अब हमें देखनी है बाउंड्री। यहां पे लिख लेती हूं मैं सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग। तो अब हमें जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो होगी बाउंड्री। अब बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री, इट सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, कोई भी लेयर हो सकती है, ठीक है, कोई भी लेयर हो सकती है जो कि सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट कर दे, एक लिमिट डिसाइड कर दे कि यहां से आगे सिस्टम है, यहां से मतलब दोनों के बीच की लिमिट डिसाइड कर दे कि अगर आप यहां जाएंगे तो सिस्टम, उससे उस तरफ जाएंगे तो सराउंडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, मेरे पास एक सिस्टम है, तो इसमें जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें 2 टाइप की बाउंड्रीज आपको मिल जाएंगी। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक तो ये मैंने लिया, जैसे मैंने कोई कंटेनर लिया है, मान लीजिए ग्लास ऑफ वाटर है मेरे पास ये, ठीक है, तो एक तो ये बाउंड्री हो गई, ये बाउंड्री होगी जो कि किससे मिलके बनी हुई है? ग्लास जो मटेरियल है उससे मिलके बनी है। तो ये रियल है,
ओके रियल में आप इसको टच करके देख सकते हैं, जो कि सिस्टम एंड सराउंडिंग को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। ओके तो बाउंड्रीज को भी हम किस तरीके से कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रियल हो सकती है बाउंड्री, ठीक है, एंड इमेजिनरी भी हो सकती है। अब ऐसी कैसी बाउंड्री होती है वो भी समझेंगे। इमेजिनरी का मतलब क्या है? अब इमेजिनरी बाउंड्री वो बाउंड्री होती है जो कि सिर्फ आप इमेजिन कर सकते हैं। अब आप आराम से कर सकते हैं, ऐसे कोई डिफिकल्टी वाली बात है नहीं। यहाँ पे देखिए ये सिस्टम है हमारे पास। अब इसमें मैंने बोला ये ग्लास ऑफ वाटर है, मेरे लिए सिस्टम है। ओके यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो वाटर है मुझे इसकी स्टडी करनी है, एंड इसके ऊपर जहां पे वाटर खत्म हो रहा है तो वो जो टॉप मोस्ट लेयर है उसके ऊपर एयर शुरू हो जाएगी। ओके तो ये जो लेयर है ये क्या हो जाएगी, इमेजिनरी बाउंड्री, राइट। रियल में थोड़ी ना होती है, एक इमेजिन करना होता है कि इस लेयर के नीचे वाटर है एंड इसके ऊपर एयर शुरू हो गई, तो मतलब ये जो लेयर है हम बोल सकते हैं ये क्या हो गई, इसके लिए इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है। ये कैसे हो गई, रियल। समझ रहे? तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं कि जो बाउंड्रीज होती हैं वो रियल भी हो सकती हैं एंड इमेजिनरी भी हो सकती हैं, ठीक है, जिसको हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। ये रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए जो रियल बाउंड्री है उसको भी हम दो तरीके से पढ़ेंगे। रियल बाउंड्री भी टू टाइप की हो सकती है, कैसी, डायाथर्मिक एंड एडियाबैटिक। ओके एंड इनको भी हम दो तरीके से और भी दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, डायाथर्मिक एंड एडियाबैटिक हो गई। एंड और भी देखिए हम बाउंड्री को किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक और कैटेगरी बना सकते हैं इसकी बाउंड्री की, जो कि क्या हो सकता है, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, ठीक है। फ्लेक्सिबल भी हो सकती है बाउंड्री एंड रिजिड भी हो सकती है। ओके तो कितनी टाइप की हो गई, रियल, इमेजिनरी, ठीक है, 2, 4, 6 टाइप की आपको बाउंड्रीज को समझना है। अब देखिए हम समझते हैं डायाथर्मिक। अब डायाथर्मिक कैसे हो सकती है, जो कि कंडक्टिंग हो। कैसी हो, यहां पे लिख लेती हूं, कंडक्टिंग। सिस्टम से सराउंडिंग में क्या कर सके, वो एनर्जी को ट्रांसफर कर सके, ठीक है, एनर्जी का इंटरैक्शन हो सके। अगर यहाँ से एनर्जी यहाँ मूव कर सके सिस्टम के अंदर एंड सिस्टम से वो बाहर भी जा सके। तो इस तरीके की जो बाउंड्री है, मतलब जो एक कंडक्टिंग का काम कर रही है, एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम कर रही है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ओके तो इस तरीके की जो बाउंड्री होगी वो कैसी हो जाएगी, कंडक्टिंग बाउंड्री हो जाएगी, जो कि हीट को कंडक्ट करके इधर से इधर, इधर से इधर भेज रही है। जैसे कि आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास वाटर है, ओके, वाटर है जो कि गर्म है, ठीक है, हॉट वाटर है, इसके अंदर हॉट वाटर है। तो इसकी जो बाउंड्री होगी, आप कुछ टाइम में क्या करेंगे, जैसे आपने इस पानी को गर्म किया, इसके अंदर डाला एंड कुछ टाइम के लिए आप उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दीजिए, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो वाटर है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, जो कि आपका रूम का टेम्परेचर है, उसके ऊपर ही इसका टेम्परेचर हो जाएगा। तो क्या हुआ, इस सिस्टम ने अपनी हीट बाहर सराउंडिंग में क्या कर दिया, उसको लूज कर दिया। ओके सराउंडिंग में लूज किया, तो किसके थ्रू किया, तो इसके पास, ये तो मेरे पास ग्लास ऑफ वाटर खुला है, तो ये दो टाइप से कर सकता है, ये तो ऊपर से भी कर सकता है एंड यहाँ से भी कर सकता है। तो ये जो बाउंड्री हुई एक्चुअल में रियल बाउंड्री है, बट ये कैसी है, डायाथर्मिक है। रियल बाउंड्री की ही हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो रियल बाउंड्री है, सच में बाउंड्री है, बट क्या हो रहा है, हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं एक सिस्टम से एंड सराउंडिंग के बीच। ओके तो रियल बाउंड्री जो कि कंडक्टिंग है, जो कि कैसे हो गई, अपनी जो एनर्जी है उसको सिस्टम से सराउंडिंग एंड सराउंडिंग से सिस्टम में इंटरेक्शन कर सकती है। ओके अब एडियाबैटिक कैसे हो सकती है, एडियाबैटिक हो सकती है जैसे मेरे पास कोई सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, इन सिस्टम के टाइम पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगी। कोई भी सिस्टम है तो ये पूरी तरीके से बंद है, इसमें भी डायाथर्मिक में भी ये हो सकता है। जैसे मेरे पास ये क्या है,
एक बोतल है, ओके, जिसमें गर्म पानी रखा है, तो आप धीरे धीरे क्या देखेंगे, बंद बोतल है, ठीक है, तो इसके अंदर आप धीरे धीरे क्या देखेंगे कि ये जो बोतल है इसका टेम्परेचर धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, इसके अंदर जो वाटर भरा हुआ है उसका टेम्परेचर धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, ओके। तो इसमें जो हीट का जो ट्रांसफर हुआ सिस्टम से सराउंडिंग में, तो वो किस वजह से हुआ, इस कंडक्टिंग बाउंड्री की वजह से, ओके। अब देखिए एक कुछ ऐसा सिस्टम है मेरे पास जो कि पूरी तरीके से क्लोज्ड है, बट ये कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब क्या हुआ, ऐसी बाउंड्री जिसमें से हीट का ट्रांसफर ना हो सके, ठीक है, जो कि ना तो यहाँ पे हीट को सराउंडिंग में भेज सके और ना ही अपने अंदर हीट को ले सके। तो इस तरीके की जो बाउंड्री होगी वो रियल होगी, ओके, बट वो उसके बीच मतलब सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच किसी भी तरीके का कोई इंटरेक्शन ना हो, तो उस तरीके की जो बाउंड्री होगी वो हो जाएगी एडियाबैटिक, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखते हैं सिस्टम क्या होते हैं एंड फ्लेक्सिबल की ओर बात करें तो फ्लेक्सिबल एंड रिजिड क्या होती है, तो इसकी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड बाउंड्री कैसे हो जाएगी, जैसे मेरे पास ये पिस्टन है, ओके, ये मेरे पास पिस्टन है, अब ये पिस्टन है, तो ये जो बाउंड्री है इसकी, ये वाली जो बाउंड्री, तो इसको ये कैसी है, फ्लेक्सिबल है। अगर आप पिस्टन को क्या करते हैं, प्रेशर इसको देते हैं, इसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, मूव कर जाएगी बाउंड्री, ठीक है। जैसे आपने इसको प्रेशर लगाया, बाहर से प्रेशर लगाया एंड इसकी बाउंड्री यहाँ पे आ गई, तो इसका मतलब ये जो बाउंड्री हुई, जो सिस्टम है, ये सिस्टम हो गया, इसकी जो बाउंड्री है ये फ्लेक्सिबल है, ओके, ये फ्लेक्सिबल है, ये मूव कर सकती है। बट यहाँ पे इसकी ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्या आप इसको मूव करा सकते हैं, नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो ये पिस्टन है, इसकी ये जो बाउंड्री है, तो ये कैसी है, रिजिड है, जो कि मूव ना कर सके, ओके, जो कि मूव ना कर सके, वो कैसे हो गई, रिजिड। जो फ्लेक्सिबल है, जो मूवेबल है, ओके, तो वो कैसे हो गई, फ्लेक्सिबल बाउंड्री हो गई, ओके, समझ में आया इतना। तो अब हम समझ लेते हैं कि सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच थोड़ा सा और इसको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि जो सिस्टम एंड सराउंडिंग है, ये मेरा सिस्टम हो गया एंड इसके बाहर जो भी कुछ प्रेजेंट है वो सराउंडिंग है, ठीक है। इनके बीच मैंने बोला इंटरैक्शंस होते हैं, इंटरैक्शंस, एनर्जी यहां से यहां पे जा सकती है, बाहर से इधर भी आ सकती है, ठीक है, एनर्जी यहां से यहां और यहां से यहां मूव कर सकती है। इसी तरीके से मैटर भी एक्सचेंज हो सकता है, मतलब अंदर से मैटर बाहर जा सकता है, बाहर से मैटर अंदर आ सकता है। मैंने किसी भी एक कॉमन सिस्टम की बात मैं कर रही हूँ नॉर्मली। अब हमें ये बाद में देखना है कि कौन सा सिस्टम है जिसमें मैटर बाहर या अंदर जा सकता है, सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम, एंड कौन से वो सिस्टम होते हैं जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, ओके, तो उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम थोड़ा सा ये समझना है कि एनर्जी का जो इंटरैक्शन होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच, वो कैसे होता है। मैटर का सराउंडिंग एंड सिस्टम के बीच जो इंटरैक्शन है, जो लेना और देना है, वो किस तरीके से होता है, वो हम समझेंगे। अब देखिए, पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा कि मैटर क्या होता है। मैटर मीन्स एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, विच हैज स्पेसिफिक मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो जिसके पास जो स्पेस गेन कर सकता है, जिसका मास है, वो क्या है, मैटर है। अब ये बोर्ड है, मेरे पास मैटर है, ये क्या है, मेरे पास मैटर है, ठीक है, सब कुछ मैटर होता है। अब देखो यहाँ पे हम बात करें एनर्जी किस तरीके से इंटरैक्ट कर सकती है, उसके हम बात करते हैं। अब देखो एनर्जी के इंटरैक्शन के लिए क्या होता है, कुछ दो स्पेसिफिक हमारे पास कुछ होते हैं, हम अभी डिस्कस करेंगे। तो उनके बेसिस पे एनर्जी क्या करती है, इंटरैक्ट करती है, सिस्टम से सराउंडिंग में या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में इंटरैक्शंस होते हैं एनर्जी के, ओके। तो एनर्जी के इंटरैक्शन के लिए क्या होता है, एनर्जी के इंटरैक्शन के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच एनर्जी के ट्रांसफर के लिए हम बोल सकते हैं, इनके इंटरैक्शन के लिए टू वेज हैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ टू वेज, या फिर टू फॉर्म्स, या फिर टू मोड्स,
ये होती हैं एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए, कि किस तरीके से एनर्जी सिस्टम से या तो सराउंडिंग में जाए या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में आए। तो उसके लिए हमारे पास 2 वेज हैं, 2 तरीके हैं जिनके थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अब एनर्जी क्या होती है, समझने वाली बात है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है कैपेसिटी टू डू वर्क। आपकी एनर्जी को आप कैसे बता सकते हो? आपकी एनर्जी क्या है कि आपकी कितनी कैपेसिटी है वर्क करने की, ठीक है। अब वर्क करने का मतलब सिर्फ फिजिकल वर्क ही नहीं हो सकता, और भी बहुत सारे वर्क होते हैं, ठीक है। मतलब जिसके थ्रू आप अपनी एनर्जी को क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, आपकी एनर्जी हो जाएगी। मतलब किसी भी वे से आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर सके, तो वो 2 वेज हो सकते हैं, हम उनको वेज बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे फॉर्म्स बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे मोड्स, राइट। कि मतलब 2 तरीके से ही एनर्जी को आप इंटरेक्ट करवा सकते हैं, सराउंडिंग से सिस्टम में, सिस्टम से सराउंडिंग में, राइट। तो कौन से मोड हैं उसको जरा समझ लेते हैं। मैंने आपको एक बात पहले बोली भी होगी कि जो एनर्जी होती है, हीट होती है, उसको हम एनर्जी नहीं बोलेंगे। देखिए 2 फॉर्म में हम बोल सकते हैं, मैं थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ पे लिख लेती हूँ, 2 वेज, और भी ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आप लिखेंगे मोड्स, ठीक है। 2 मोड्स होते हैं एनर्जी के। कौन कौन से हो सकते हैं 2 मोड्स? एक तो हो सकता है हीट, एक हो सकता है वर्क। आपकी एनर्जी, आपकी जो काम करने की जो कैपेसिटी है, उसको आप क्या कर सकते हैं, 2 तरीके से ही इंटरेक्ट करवा सकते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच। किस तरीके से? इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क, ठीक है। अब हीट की फॉर्म में मैंने बोला, जैसे कि काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि जो हीट होती है वो एनर्जी होती है, लेकिन हीट एनर्जी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है एनर्जी हीट? ठीक है, एनर्जी जो हीट है वो एनर्जी नहीं होती, वो क्या है, सिर्फ एक तरीका है, एक वे है एनर्जी को इंटरेक्ट करवाने का। अगर सिस्टम में वो एनर्जी ज्यादा है, आपको लेनी है, तो आपके अंदर आ जाएगी वो एनर्जी, या फिर आपके अंदर वो एनर्जी ज्यादा है, आप कुछ काम करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को लूज करना चाहते हैं, तो वो इंटरेक्ट कर जाएगी सराउंडिंग के साथ। तो ये सिर्फ और सिर्फ वे है, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में आप एनर्जी को क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। या फिर हो सकती है ये वर्क की फॉर्म में आप कुछ करें, ठीक है। वर्क की फॉर्म में भी आप एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। ओके, अगर इनके साइन कन्वेंशन भी हम बाद में समझेंगे, सिंपली आप इतना जान लीजिए कि ये जो हैं, ये हीट एंड वर्क, ये दोनों ही क्या हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तरीके हैं एनर्जी को ट्रांसफर करने के, या फिर हम बोल सकते हैं एनर्जी के इंटरैक्शन के लिए सिर्फ 2 तरीके ही हमारे पास होते हैं। या तो आप हीट गेन करो, या फिर या तो आप एनर्जी को गेन करो या फिर एनर्जी को लूज करो। किसके थ्रू, हीट के थ्रू। या फिर आप कोई वर्क कर दो किसी के ऊपर, या फिर अपने ऊपर कोई वर्क करवा लो, तो वो क्या हो जाएगा, एनर्जी का ही ट्रांसफर हो गया एक तरीके से। तो ये हो गया 2 वेज, ठीक है। तो ये जब भी होगा हीट, तो जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो उस वजह से होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां से, एंड दूसरी तरफ एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो ये हम थोड़ा सा बाद में डिटेल में बात करेंगे। या फिर आप कोई काम कर सकते हैं, ओके, उस वजह से एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। समझ में आया कुछ? बहुत ही छोटी छोटी, बहुत ही बेसिक बातें हैं, आप इनको अच्छे से समझ लेना। ओके, नोट भी करते चलना है आपको। समझ में आया इतना? ठीक है। तो अब हम आप आज के बाद कभी नहीं बोलेंगे कि जो हीट होती है वो क्या है, एनर्जी है। ओके, अब इन मोड का मतलब समझे आप, तरीके का क्या मतलब है कि एनर्जी को 2 रास्ते हैं जिनके थ्रू ले जाया जाता है या फिर लाया जाता है। बस आप इतना समझिए, हीट या फिर वर्क, इनके थ्रू ही एनर्जी का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। सो आई होप समझे होंगे आप। तो अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स, कितने टाइप के सिस्टम होते हैं। तो यहां पे हम बात करेंगे, पहला ओपन सिस्टम, ठीक है, ओपन सिस्टम। सेकेंड वन क्लोज सिस्टम। थर्ड वन आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो जैसे मेरे पास
ग्लास ऑफ वाटर है, या फिर एक एग्जांपल लेते हैं जैसे कप ऑफ टी है, ठीक है, ये मेरे पास कप ऑफ टी प्रेजेंट है, गरम चाय है, ओके, तो ये मेरे पास सिस्टम है ओपन सिस्टम, राइट। तो इसमें क्या होता है, ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें अगर हम बाउंड्री के बेसिस पे बात करें तो उसमें रियल बाउंड्री भी होगी एंड इमेजिनरी भी, ओके। मेन चीज हमें किसके बेसिस पे बात करनी है, इंटरेक्शन के बेसिस पे। तो एनर्जी का भी इंटरेक्शन हो सकता है एंड क्या हो सकता है, यहां से एनर्जी भी बाहर जा सकती है, यहां से भी एनर्जी बाहर जा सकती है, क्या हो सकता है, मैटर भी बाहर जा सकता है, ठीक है। तो इंटरेक्शन होते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग के, तो हम बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या फिर इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी एंड मैटर, दोनों का इंटरेक्शन हो सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच, तो वो हो जाएगा कैसा सिस्टम, ओपन सिस्टम, राइट। तो इसमें ये जो रियल जो बाउंड्री दी गई है ये कैसी होगी, कंडक्टिंग। ये चीजें समझने वाली हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं आप इसमें। कंडक्टिंग होगी तभी तो, जैसे आपने गर्म चाय को रख दिया, ठीक है, तो उसमें कुछ तो लॉस होगा, इसका जो मैटर इसके अंदर प्रेजेंट होगा उसका भी होगा, क्योंकि कुछ भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है, वेपराइज हो जाता है। एंड इसके जो ये धीरे धीरे रखा हुआ जैसे रूम टेम्परेचर पे आपने इसको रख दिया तो धीरे धीरे क्या होगा, ये ठंडी हो जाएगी, ओके। तो इसका मतलब इसने एनर्जी भी ट्रांसफर कर दी सिस्टम में, सॉरी सराउंडिंग में, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, अपनी हीट को इसने लूज कर दिया, ठीक है, मतलब अपनी एनर्जी को हीट की फॉर्म में लूज कर दिया, समझ रहे हो। तो ये ओपन सिस्टम हो गया। अब हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। तो क्लोज सिस्टम में अगर आप जैसे कोई बोतल ले लेते हैं, ठीक है, बोतल है, इसमें आपके पास हॉट वाटर है, हॉट वाटर, ये कोई भी बोतल है, क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज बोतल है। तो इसमें ये जो वाटर है हॉट वाटर है, अब आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के ऊपर इसको रख देते हैं, तो अब धीरे धीरे क्या होगा, इसमें आप देखेंगे कि किसका ट्रांसफर हो जाएगा, एक तरीके से इंटरेक्शन होगा सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच। तो आप देखेंगे कि इसमें जो हॉट वाटर है वो धीरे धीरे रखा हुआ रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, कूल हो जाएगा, ठीक है, इतना ज्यादा हॉट नहीं रहेगा। इसका मतलब जो एनर्जी है उसका इंटरेक्शन हुआ है, ठीक है, ठीक है, उसका इंटरेक्शन हुआ है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच, बट जो मैटर है उसका इंटरेक्शन नहीं हुआ है। इसमें से जो वाटर है जो भी बंद है, तो इसमें से वाटर तो बाहर नहीं निकला, ओके। तो सिर्फ जो क्लोज सिस्टम है उसमें हम बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी, या फिर आप बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम, ये तो कुछ भी हो सकता है, एनर्जी ट्रांसफर हो सकते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच, राइट। तो इसमें जो अगर हम बाउंड्री की बात करें तो ये जो बाउंड्री होगी ये कैसी होगी, बताइए, खुद से बताइए, जो बाउंड्री होगी वो कैसी होगी, रियल होगी, ठीक है। अब रियल तो है, आपको दिखाई दे रही है, बट ये कैसी होगी, कंडक्टिंग होगी। कंडक्टिंग होने का मतलब क्या है कि ये जो बाउंड्री होगी वो रियल एंड डायाथर्मिक होगी। डायाथर्मिक मतलब जो कि एनर्जी को भी क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, एनर्जी को भी ट्रांसफर कर सकती है सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम में। अब यहाँ पे जो हीट है, जो एनर्जी है वो ज्यादा है, तो वो हीट की फॉर्म में सराउंडिंग में चली जाएगी, ओके। तो इस तरीके से इंटरेक्शन होते हैं, तो वो होता है क्लोज सिस्टम। इसमें जो बाउंड्री होती है वो कैसी होती है, रियल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग है, या फिर मतलब इसका मतलब क्या होता है, डायाथर्मिक एक टेक्निकल टर्म है जिसके मतलब होता है कंडक्टिंग, राइट। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम, जो कि कैसा है, हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम है, थोड़ा अच्छा नहीं बना डायग्राम। जैसे मेरे पास एक है थर्मस है, ठीक है, इसके अंदर गर्म पानी बना है, भरा हुआ है, ठीक है, हॉट वाटर। अब देखो क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा एंड ना ही मैटर का ट्रांसफर होगा, ठीक है। एनर्जी एंड मैटर
बोथ नॉट ट्रांसफर, मतलब एनर्जी एंड मैटर का दोनों का ही ट्रांसफर नहीं होगा। ये सिस्टम हो गया, सराउंडिंग में इसका ट्रांसफर नहीं होगा। अब आप थर्मस के अंदर गर्म पानी भर के रखते हैं तो बहुत देर के लिए क्या रहता है, गर्म। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी जो बाउंड्री होगी वो कैसे होगी। देखिए, इसमें ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना ही मैटर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच। तो इसमें जो हम बोल सकते हैं जो बाउंड्री होगी वो रियल तो होगी, आपको दिखाई दे रही है, रियल है। एंड कैसी बाउंड्री है ये, कैसी बाउंड्री है ये, होगी एडियाबैटिक, ठीक है। एडियाबैटिक क्या होती है, जिसमें इसकी ये जो बाउंड्री है ना तो हीट को अलाउ करता है, सॉरी, ना तो एनर्जी को अलाउ करता है एंड ना ही मैटर को। मैटर का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे क्लोज सिस्टम है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, जिसमें एनर्जी का ना तो एनर्जी का ना ही मैटर का ट्रांसफर हो सके। अब एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं होगा, इसका मतलब ये एडियाबैटिक है। जिसमें एनर्जी का एटलीस्ट ट्रांसफर होता है वो आइसोलेटेड होता है, जिसमें दोनों का ट्रांसफर होता है वो ओपन सिस्टम होता है। ओके, तो इसकी बाउंड्री कैसी हो जाएगी, रियल एंड एडियाबैटिक। अब देखिए यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि आप सबको पता भी है, जैसे कि थर्मस होता है तो उसमें कुछ एक टाइम पीरियड के बाद मतलब हो सकता है 12 आवर के बाद, 6 आवर के बाद, 24 आवर्स के बाद क्या हो जाता है, जो भी हॉट इसके अंदर कुछ भी रखा है, गर्म पानी है या फिर गर्म चाय है, तो वो धीरे धीरे ठंडा तो होता ही है। तो ये कंप्लीटली हम बोल सकते हैं कि आज तक ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो कि परफेक्ट हम बोले एडियाबैटिक हो, ठीक है, मतलब परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम आज तक नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट नहीं होती, रियल में, एक्चुअल में ये परफेक्ट एडियाबैटिक नहीं हो सकती। अगर परफेक्ट हो तो इसके अंदर जो भी गर्म हमने कुछ रखा है, मैटर जो भी कुछ है, तो वो गर्म ही रहेगा हमेशा, वो ठंडा ही नहीं होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। तो एक्चुअल में ऐसा कोई भी एडियाबैटिक बाउंड्री होती ही नहीं है, एक्चुअल में नहीं होती है। सिर्फ ये हमें हाइपोथेटिकल बातें हैं जो कि हमें समझनी होती हैं। ओके, समझ में आया इतना? तो अब हम देखते हैं, देखिए जो बेसिक बातें थी वो हमने कर ली। अब हमें थोड़ा सा इसके बारे में जानना है, इस चैप्टर के बारे में। ओके, कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो अब हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स है तो उसको ब्रॉडली हम किस तरीके से समझते हैं, कि उसका ओवरव्यू देखते हैं कंप्लीट चैप्टर का, आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो जो थर्मोडायनेमिक है, थर्मोडायनेमिक्स, तो उसको आप पढ़ेंगे 4 तरीके से। मैंने इसको 4 इसमें कैटेगराइज कर दिया है। पहला, आपको पढ़ने होंगे प्रॉपर्टीज कि थर्मोडायनामिक जिसको हम स्टडी करें, सिस्टम सराउंडिंग व्हाटएवर, तो इनकी जब हम स्टडी करें तो मेनली इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे होते हैं। किसी भी सिस्टम को स्टडी करते हैं मतलब उसका स्टडी किसकी करते हैं हम, इनकी प्रॉपर्टीज को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टीज की आप क्या करें, स्टडी कर रहे हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, वो हम डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। बेसिस का मतलब है जैसे किसी भी 2 पर्सन के बीच में अगर आप कंपैरिजन करते हैं, ओके, कंपैरिजन करते हैं तो किस बेस पे करें, उसके कलर के बेस पे करें, उसकी हाइट के बेस पे करें, या फिर उसके बिहेवियर के बेस पे करें, या फिर उसके इंटेलिजेंस के बेस पे करें। ओके, कुछ ना कुछ तो बेस होगा ना। तो इसके बेसिस पे प्रॉपर्टी भी बहुत सारी हम पढ़ेंगे। ओके, इनको आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दूसरा हम देखते हैं क्या थर्मोडायनामिक को किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं, पोटेंशियल्स, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स, मतलब जितनी जो एनर्जी वाली जो टर्म्स आती हैं उनको हम बोलते हैं इनके पोटेंशियल्स। एनर्जी की टर्म्स कौन कौन से हो सकती हैं, जैसे कि इंटरनल एनर्जी जो होती है इसको हम यू से भी लिख सकते हैं, और क्या हो सकता है, इंटरनल एनर्जी को हम इन दोनों से लिख सकते हैं। एंथैल्पी होता है, ओके, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी आप पढ़ेंगे, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। तो ये सारी जो एनर्जी की जो टर्म्स हैं इनको हम बोलते हैं क्या, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स। ओके, फिर हमें कैटेगराइज करना है किस बेस पे थर्मोडायनामिक को पढ़ेंगे, रिलेशंस देखेंगे, रिलेशंस एंड इक्वेशंस, राइट। हमें क्या करना है, जो प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इनके बीच
एंड इनके बीच कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होंगी जिनको हम पोटेंशियल से कनेक्ट करके उनकी स्टडी करते हैं। हो सकता है आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, जब ये समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, इनके बीच हम रिलेशन देखते हैं एंड इक्वेशन देखते हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है थर्मोडायनेमिक्स का। इसमें बहुत सारे हम बोलेंगे क्या हो सकते हैं, डेरिवेशन होंगे, ठीक है, डेरिवेशन होंगे, फॉर्मूलाज होंगे एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ हम किन के लिए कर रहे हैं, लॉज के लिए, ठीक है। तो जो थर्मोडायनेमिक के लॉज हैं उनको भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इन सब को पढ़ते हुए हम जाएंगे, राइट। अब ये जो है थर्मोडायनेमिक की जो हम स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। प्रोसेसेस के बेस पे ही हम क्या करते हैं, लॉज को डिफाइन करते हैं, ठीक है, लॉज को डिफाइन करते हैं, इनको आपस में रिलेशन देखते हैं। तो इस तरीके से मैंने ब्रॉडली इसको डिवाइड कर दिया है इन पार्ट्स में, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं। अब प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, अब आप खुद सोचिए, किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ओके, तो आपकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, आपका बिहेवियर हो सकता है, आपका कलर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, आपकी हाइट हो सकती है, आपकी इंटेलिजेंसी हो सकती है, या फिर मतलब कुछ भी, आपका नेम हो सकता है। तो ये सारी क्या है, आपकी प्रॉपर्टीज ही तो होती है, ओके। तो इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही हम इनको कैटेगराइज करेंगे, कुछ बेस हैं उनके बेसिस पे इन प्रॉपर्टीज को हम बोल सकते हैं स्टडी करेंगे, राइट। तो वो बेस कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट बेस है, किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक के बेसिस पे प्रॉपर्टीज को हम टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक के बेसिस पे हम प्रॉपर्टीज को टू टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी, वो प्रॉपर्टीज जो कि थर्मोडायनेमिक्स के अंडर आती हैं एंड वो प्रॉपर्टीज जो कि थर्मोडायनेमिक जो स्टेट है उसको डिस्क्राइब नहीं करती हैं, वो प्रॉपर्टीज। तो हम बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक properties and non-thermodynamic properties। अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या हैं, देखिए इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करती हैं, ठीक है। These properties which define the state of system। तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, वो प्रॉपर्टीज हो जाएंगी इसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, राइट। अब नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, जो कि स्टेट these properties which do not define the state of the system। जो सिस्टम की स्टेट को डिफाइन नहीं करें। अब आप ये मत समझना कि हम इनको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे नहीं, ये जो नॉन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम किस में पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक की अंदर ही हम इनको पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको हम अच्छे से समझेंगे, टेंशन मत लीजिए। कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज होंगी, एक तो होगी हीट एंड वर्क। अब जो हीट है एंड वर्क है ये दोनों ही क्या है, मैंने बोला था मोड है, वे हैं, जो कि किसको डिस्क्राइब करते हैं, जो कि एनर्जी को ट्रांसफर में काम आते हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो स्टेट है, किसी भी थर्मोडायनेमिक कोई भी सिस्टम है उसकी स्टेट को डिफाइन करने के काम नहीं आती हैं। इसको स्टेट को डिफाइन करने के क्या काम आती हैं, जैसे कि टेम्परेचर है वो काम आएगा कि जो सिस्टम है मेरे पास, ठीक है। तो आप इस पिस्टन को ही लेके चलना अभी, कि जो सिस्टम है मेरे पास इसके अंदर गैस भरी हुई है, तो ये जो गैस है इसका टेम्परेचर क्या है, ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या है, इसका प्रेशर क्या है, कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है इसके अंदर, ओके, इसका वॉल्यूम क्या है, ओके,
ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। इसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, तो एक्चुअली में हम इनको मेजर तो नहीं कर सकते एनर्जी को, हम समझेंगे इसको भी। जो एनर्जी है, देखिए इसमें ना सारे टर्म्स आपस में बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं। ओके, तो आप शुरू से अच्छे से एक एक चीज को क्लियर करेंगे तभी आपको आगे भी समझ में आएगा कि इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो सकती है, इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो सकता है, या फिर इसकी एंथैल्पी क्या होगी, इसकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी क्या होगी। तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये क्या डिफाइन करती हैं, इसकी स्टेट को बताती हैं। एंड जो हीट एंड वर्क है वो सिर्फ तरीका है किसका, एनर्जी के ट्रांसफर का। ओके, सिस्टम से सराउंडिंग या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में। समझ रहे हो इस चीज को। तो इस बेस पे हमने किसके बेस पे, थर्मोडायनामिक के बेस पे हमने टू टाइप में इसको डिफाइन कर दिया। ओके, समझ गए। अब हम देखेंगे दूसरा बेस, देखते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड बेस क्या होगा, सेकंड बेस होगा। अब हम बात करते हैं कि सेकंड जो बेस होगा वो क्या होगा, किस बेस पे हम प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं इसको साफ कर देती हूं। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। एंड सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी, सेकंड प्रॉपर्टी हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ, on the base of measurable and non-measurable. मेजरेबल एंड नॉन मेजरेबल बेस पे हम प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं टू टाइप से, टू टाइप से। एक तो हो गई मेजरेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज। मेजरेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिनको आप एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटली आप इनको लैब में जाके बता सकते हैं। जैसे आपने टेम्परेचर है तो आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना होगा। आपने यूज किया थर्मोमीटर, आपने बता दिया कि ये इसका टेम्परेचर इतना होगा। कोई गैस है, जैसे आपके पास कोई गैस सैंपल है, राइट, ओके, ये आपके पास गैस सैंपल है, तो आपको मेजर करना है कि इसका क्या होगा, टेम्परेचर कितना होगा। तो फटाफट आप इसको मेजर करके बता देंगे। अगर आपको पूछा जाए कि इसका प्रेशर क्या होगा, तो वो भी आप आराम से बता देंगे कि इसका प्रेशर आप बैरोमीटर वगैरह इन सब की हेल्प से मेजर करते हैं। ओके, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं, तो वो भी आप आराम से बता देंगे। फिर हम बोल सकते हैं इसका मास क्या होगा, ओके, वो बता सकते हैं, मेजरेबल है, इजीली आप मेजर कर सकते हैं कि कितने ग्राम इसमें आपने ऐड किए, कुछ भी। ओके, इसी तरीके से आपके पास मेजरेबल प्रॉपर्टी में क्या हो सकता है, वॉल्यूम, राइट, तो ये भी मेजर कर सकते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना है। आराम से इसको मेजर करके आप बता सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली आप इजीली इसको बता देंगे। दूसरी जो प्रॉपर्टीज होंगी जिनको आप एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं कर सकते, तो वो जो प्रॉपर्टीज होंगी उनको हम बोलेंगे नॉन मेजरेबल। जिनको आप एक्सपेरिमेंटली नॉट मेजर्ड, जिन प्रॉपर्टीज को आप मेजर नहीं कर सकते लैब में जाके, डायरेक्टली आप उनको नहीं निकाल सकते, मेजर नहीं कर सकते, वो प्रॉपर्टीज हो जाएंगी कौन सी प्रॉपर्टीज, नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज। तो इसमें जितनी भी आपकी एनर्जी वाली टर्म्स आएंगी, ठीक है, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। तो इनको भी हम टू टाइप से पढ़ेंगे नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज को। मैंने क्या बोला, जितनी भी एनर्जी वाली टर्म्स इसके अंदर आप पढ़ेंगे, जैसे कि आपने पढ़ा इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी को आप किससे लिखते हैं, यू से आप लिखते हैं, ओके, या फिर काफी जगह ई से भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी। और क्या हो सकते हैं, जैसे कि हो सकती है एंथैल्पी, ठीक है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते। और हो सकते हैं जैसे कि गिब्स फ्री एनर्जी, इसको आप नहीं मेजर कर सकते लैब में जाके। एंड जैसे कि होती है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड
एंथैल्पी, तो इनको आप डायरेक्टली लैब में जाके, जैसे कोई आपको सैंपल दे दिया जाए एंड आपको बोला जाए कि जाइए इसकी इंटरनल एनर्जी निकाल के लेके आइए, मेजर करके लेके आइए कितनी होगी, तो आप उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। किसी भी सिस्टम की आप इंटरनल एनर्जी को मेजर नहीं कर सकते, एंथैल्पी को मेजर नहीं कर सकते, इंटरनल एनर्जी को मेजर नहीं कर सकते, एंट्रोपी को भी मेजर नहीं कर सकते। एंट्रोपी होती है जैसे कि रैंडमनेस, कितना रैंडमनेस आप कैसे बताएंगे कि कितना रैंडमनेस है, कितना कोई चीज डिसऑर्गेनाइज्ड है, आप नहीं बता सकते, उस चीज को मेजर करके नहीं बता सकते। इसकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी आप नहीं बता सकते, जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी है वो भी आप मेजर नहीं कर सकते। ओके, तो ये सारी की सारी जो हो जाएंगी वो कैसी हो जाएंगी, नॉन मेजरेबल प्रॉपर्टीज। अब इनको मैंने दो पार्ट्स में लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया नॉन मेजरेबल को। एक तो हो गई फंडामेंटल, ये दोनों ही नॉन मेजरेबल हैं, ठीक है, इधर भी और इधर भी, बट एक को मैंने बोला फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। ये किस बेस पे बोला, क्योंकि ये क्या है, फंडामेंटल का मतलब है विच आर डायरेक्टली connected with laws of thermodynamic, जो कि डायरेक्टली थर्मोडायनामिक लॉज से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज होंगी, तो उनको हम बोलेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। समझ में आ रहा है, फंडामेंटल मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो इसमें जो इंटरनल एनर्जी होगी वो डायरेक्टली कनेक्टेड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, एंड जो ये एंट्रोपी है ये डायरेक्टली जुड़ी हुई है किससे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ओके, तो ये हो गई फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, एंड ये हो गई, ये कौन सी प्रॉपर्टीज हो गई, डिराइव्ड प्रॉपर्टी। डिराइव्ड प्रॉपर्टी जिनको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ कॉपी पेन लेके डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब इनको हम मेजर कर ही नहीं सकते, बट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ हम इनका डेरिवेशन कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं इन प्रॉपर्टीज को, तो वो हो जाएंगी कैसी, डिराइव प्रॉपर्टीज, राइट। अब देखिए मैंने क्या बोला कि इन एनर्जी को आप क्या नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, तो फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं इनको। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इनको मेजर नहीं कर सकते इस तरीके से कि इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एंथैल्पी क्या है, इसकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, नहीं कर सकते मेजर। लेकिन हम चेंज बता सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है उसमें कितना चेंज हुआ, जब स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी सिस्टम जाता है तो उसमें कितना चेंज हुआ वो बता सकते हैं, ठीक है। इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, एंट्रोपी में कितनी चेंज हुई, या फिर एंथैल्पी कितनी चेंज हुई, तो उन सबको हम बता सकते हैं, लेकिन इनको डायरेक्ट हम मेजर नहीं कर सकते। इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एंथैल्पी क्या है, नहीं बता सकते। ओके, समझ गए। ये सभी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, एंड प्लीज इन सबको नोट करते चलिए, नहीं तो भूल जाएंगे आप। अब थर्ड जो बेस है उसकी बात कर लेते हैं। थर्ड बेस वो कौन सा है, थर्ड बेस है हमारे पास, थर्ड किस बेस पे हम करेंगे इनको डिवाइड, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। जो प्रॉपर्टीज पाथ के ऊपर डिपेंड करेंगी उनको हम बोलेंगे पाथ फंक्शन। जो प्रॉपर्टीज पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है उसको बोलेंगे हम स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो मुझे साफ करना पड़ेगा, एक बार आप इनको नोट कर लीजिए। ओके, वीडियो को पॉज करना एंड नोट कर लेना। देखिए जो पाथ के ऊपर डिपेंड करती हैं वो होती हैं पाथ फंक्शन, जो स्टेट के ऊपर डिपेंड करती हैं वो होती हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है। अब देखिए एक चीज आपको यहाँ पे समझानी है इससे पहले। देखिए स्टेट को, किसी भी सिस्टम की स्टेट को आप किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना होगा, उसका प्रेशर कितना है। एक सिस्टम किसी दूसरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए उसके पास कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनका यूज करके उनमें चेंज करके एक स्टेट से वो दूसरे स्टेट में चला जाता है, ठीक है। जैसे आपका बिहेवियर, अब आप बहुत खुश हैं, ठीक है, आपके अंदर किसी भी तरीके से कोई चेंज आया, कोई भी कुछ भी मतलब चेंज आया जिसकी वजह से आपका बिहेवियर चेंज हो गया, आपको गुस्सा आ गया, तो आप पहले क्या थे, खुश थे, ये आपकी एक स्टेट है। आप दूसरे स्टेट में चले गए गुस्सा में, तो उसमें आपके अंदर कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें कुछ चेंजेस आए, कुछ वेरिएबल्स हैं उनमें चेंजेस आए जिसकी वजह से आपकी स्टेट चेंज हो गई, ठीक है। तो इसी तरीके से स्टेट होती है कि अगर आप प्रेशर,
टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, इनमें किसी में भी अगर आप चेंज करते हैं एंड दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, ये स्टेट 1 है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर 1, T1, V1, N1, राइट। इनमें अगर किसी में भी आप चेंज करते हैं तो आप स्टेट दूसरे में चले जाएंगे, स्टेट 2 में चले जाएंगे, इससे इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, राइट, दूसरे स्टेट में चले गए। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका प्रेशर 2, टेम्परेचर 2, वॉल्यूम 2 एंड नंबर ऑफ मोल्स 2 हो गए, ठीक है। किसी भी तरीके से इनमें चेंज आ गए तो क्या हुआ, आपकी स्टेट चेंज हो गई, ठीक है। अब मुझे समझाना ये है कि ये सब क्या है, तो ये है वेरिएबल्स एंड फंक्शन। अब आपको समझना पड़ेगा कि वेरिएबल क्या होते हैं एंड फंक्शन क्या होते हैं। छोटा सा डिफरेंस है, काफी लोग इसको बताते भी नहीं है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखिए वेरिएबल्स, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि आप डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं किसी की भी वैल्यू, डायरेक्टली वैल्यू को आप मेजर कर लेते हैं, ओके। जैसे मेरे पास प्रेशर है, तो प्रेशर की अगर आपने वैल्यू मेजर की, जैसे आपने मेजर कर ली कि इसकी वैल्यू कितनी है, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, 3 atm है, राइट। इसके आपने प्रेशर को मेजर कर लिया। अब अगर आपको मैं नहीं बताऊं, एक्सपेरिमेंटली आप नहीं कर पाए एंड मैं आपको बोलूं कि इसका जो ये है नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं, इसका टेम्परेचर इतना है एंड इसका वॉल्यूम इतना है, अब आप मुझे बताइए कि इसका प्रेशर क्या होगा। अब मुझे बताइए कि इसका प्रेशर क्या होगा। आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटली आपने मेजर नहीं किया। अब आप मुझे बताइए कि इसका प्रेशर क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, आपके पास ये सारे वेरिएबल गिवन है, तो इनके अंदर आप रिलेशन बनाएंगे, कोई रिलेशन बनाएंगे, ठीक है, कि P का इन सबके साथ क्या रिलेशन हो सकता है। तो आप सबको पता है P क्या होता है, nRT/V, ठीक है, यही होता है, यही होता है। सो इतना समझ में आया कि ये जो प्रेशर है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने मेजर कर ली, लिख ली, ओके। लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका रिलेशन देखेंगे इनके साथ, ये जो वेरिएबल्स गिवन है इनके साथ इनका रिलेशन देखेंगे एंड देन हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हम इस टाइम क्या बोलेंगे, फंक्शन, ठीक है। ये क्या है, ये वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल बन गया यहाँ पे जब इसकी वैल्यू कैलकुलेटेड है। जब मतलब आप इसकी वैल्यू डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, तो ये क्या बन गया, स्टेट वेरिएबल। बट अगर किसी के साथ रिलेशन, आप पहले इनके बीच रिलेशन बनाएं एंड देन आप इनकी वैल्यू को क्या करें, कैलकुलेट करें, मेजर करें, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। किसी के साथ रिलेशन देखेंगे एंड देन आप उसको मेजर कर पाएंगे, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो वेरिएबल्स नहीं होते, लेकिन जो वेरिएबल होते हैं वो फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है, वो फंक्शन हो सकते हैं। इनकी वैल्यू आप डायरेक्टली भी मेजर कर सकते हो, कोई वेरिएबल है तो, और किसी के साथ रिलेशन बना के भी उसको मेजर कर सकते हो। बट अगर आपको ये वैल्यू नहीं गिवन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेशन ही बनाना पड़ेगा, देन आप उसको फाइंड कर सकेंगे, समझ रहे। तो मतलब जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं वो फंक्शन भी हो सकते हैं, बट जो स्टेट फंक्शन होते हैं वो वेरिएबल्स नहीं हो सकते। इतना सा समझ गए आप, ठीक है। अब स्टेट 1 से स्टेट में सेकंड में जाने के लिए, किसी भी अनदर स्टेट में जाने के लिए क्या करने पड़ते हैं, प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में नहीं करेंगे, काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। इतना समझ गए, नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करना एंड देन नोट कर लेना। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, ठीक है। पाथ के ऊपर हमने बात की, जो पाथ के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं, ओके। चलिए इनकी डेफिनेशन है पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन। अब जो पाथ फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, विच डिपेंड्स ऑन पाथ ऑफ द सिस्टम। कि मतलब जो सिस्टम किस तरीके से उसने अपनी स्टेट को चेंज किया है, तो उस तरीके से जो पाथ है, जैसे कोई सिस्टम है यहाँ पे, ये इसकी स्टेट है फर्स्ट, राइट। अब ये किस तरीके से दूसरे स्टेट में पहुंचा है, सेकंड स्टेट, कोई भी स्टेट हो सकती है, ओके। दूसरे स्टेट में पहुंचा है तो उसका जो पाथ है उसको हम बोलेंगे, मतलब जो पाथ को डिफाइन करे कि किस तरीके से वो चल के गया वो सिस्टम,
तो जो पाथ को डिफाइन करता है, जो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम बोलेंगे पाथ फंक्शन। ठीक है, जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट के ऊपर हम बोल सकते हैं डिपेंड करता है, उसको हम बोलेंगे क्या, स्टेट फंक्शन। ठीक है, सो विच डिपेंड या फिर हम बोल सकते हैं देयर वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द फाइनल एंड इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करे, ओनली फाइनल एंड इनिशियल स्टेट के ऊपर डिपेंड करे, तो वही हो जाएंगे उनके स्टेट सिस्टम, स्टेट ऑफ द स्टेट फंक्शंस, राइट, स्टेट फंक्शंस। तो इसमें स्टेट फंक्शन में हमें पढ़ना होता है किसको, एक तो होता है हमारे पास स्टेट फंक्शन की हम बात करें तो स्टेट को डिफाइन करने के लिए क्या क्या हो सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करें, इनके इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, कि मतलब शुरू में ये था एंड बाद में ये स्टेट में आ गया। इसको कोई मतलब नहीं है कि पाथ ये कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, कहाँ से घूम के गया, कोई भी मतलब नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ मतलब है फ्रूट से, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। इसको सिर्फ अपने रिजल्ट से मतलब है, पहले यहाँ था बाद में यहाँ पहुंच गया, दैट्स इट। इसको सिर्फ किससे मतलब है, फाइनल एंड इनिशियल स्टेट से मतलब है, इसको कोई मतलब नहीं है पाथ से। तो हम बोल सकते हैं कि क्या होते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि हम बोले क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसके एग्जांपल की बात कर रहे हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर, कि यहाँ पे एनर्जी क्या रही होगी एंड कितना इनके अंदर चेंज हुआ, E2 माइनस E1। इसी तरीके से ये क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। ये भी क्या करती है कि शुरुआत में कितनी रही होगी, मतलब कितना इसके अंदर चेंज आया, फाइनल एंड इनिशियल के ऊपर ही डिपेंड करती है। ओके, इस तरीके से ये सारे के क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन होते हैं। एंड इसको हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे जब आगे पढ़ेंगे तो। एंड पाथ फंक्शन क्या होते हैं, जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये हम बोलेंगे जो पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो हैं, जो कि क्या है, एक तो है हीट एंड वर्क। इसको इससे भी लिखा हुआ मिलता है, क्यू से भी। ओके, हीट एंड वर्क, ये दो हैं जो कि पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो पाथ डिपेंडेंट है तो इनको हम क्या बोलेंगे, पाथ फंक्शन। हीट एंड वर्क क्या है, पाथ फंक्शन। सिर्फ दो हैं, ये तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको देखने को, लेकिन ये याद रखिए जो पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस रास्ते से जाके चेंज हुआ है पहली स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो वो डिपेंड करेंगे पाथ के ऊपर, उनको हम बोलेंगे पाथ फंक्शन। ये होते हैं हीट एंड वर्क, राइट। तो ये हम बोलेंगे हीट एंड वर्क क्या है, दीज आर नॉट प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है, प्रॉपर्टीज नहीं है, ये क्या है, क्वांटिटी है। क्या है ये, नॉट प्रॉपर्टीज, दीज आर क्वांटिटीज। अच्छे से लिखना पड़ेगा आपको इन सबको, दीज आर क्वांटिटीज। हीट एंड वर्क क्या है, क्वांटिटी है। कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे वर्क इतना था, यहाँ इतना हुआ। मतलब आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में ऐसा नहीं कर सकते कि वर्क का आप डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। डेल्टा डब्ल्यू आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, डेल्टा क्यू आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मतलब लिखा होगा तो रॉन्ग होगा। ओके, मतलब क्या हुआ कि ये फाइनल एंड इनिशियल के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये डिपेंड करते हैं कि किस रास्ते से जाके चेंज हुआ है, मतलब ये पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और हमने क्या बोला था कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज नहीं है ये, ओके, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज नहीं है, बट हम इनको थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है जो कि हम आगे समझेंगे, ठीक है। ये सब कुछ समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, ओके। आप इन सबको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, फोर्थ। यहाँ पे 3 हो चुकी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मतलब बेसिस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, इनको डिवाइड कर रहे हैं। तो जो फोर्थ होगी, ठीक है,
जो फोर्थ होगी वो कौन सी होगी, किसके बेस के ऊपर हम इनको डिवाइड करेंगे। यहाँ लिख लेती हूँ मैं फोर्थ किसके बेस पे हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पाथ के ऊपर हमने कर लिया। अब हम करेंगे अमाउंट के ऊपर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सिस्टम। अमाउंट ऑफ सिस्टम बोल लीजिए या फिर मास बोल लीजिए या फिर नंबर ऑफ मोल्स बोल लीजिए, इसके बेसिस पे कुछ भी बोल लीजिए। अमाउंट से सीधा सा मतलब किससे बनता है, मास से, नंबर ऑफ मोल से, या फिर कुछ भी लिखा हुआ मिले, आपको कंफ्यूज नहीं होना है किससे रिलेटेड है, अमाउंट से, मास से, नंबर ऑफ मोल से, या फिर हम क्या बोल सकते हैं साइज ऑफ सिस्टम। जो प्रॉपर्टीज किसके बेस पे हम कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ द सिस्टम बोल दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द सिस्टम, राइट। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनको हम बांटेंगे टू टाइप में, ओके। अब आपको पढ़ने को सीधे सीधे यही मिलती हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड वन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ओके। अब जो प्रॉपर्टीज हम बोल सकते हैं इनके ऊपर डिपेंड करती हैं, अमाउंट के ऊपर, मास के ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर, साइज ऑफ द सिस्टम के ऊपर जो डिपेंड करेंगी वो प्रॉपर्टीज हो जाएंगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जो डिपेंड नहीं करेंगी वो हो जाएंगी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। मैंने क्या बोला, जो इनके ऊपर डिपेंड करेंगी वो हो जाएंगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, जो डिपेंड नहीं करेंगी वो हो जाएंगी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। समझ पा रहे हैं, जो इनके ऊपर इनमें चेंज होने से इनमें चेंज आए तो वो होंगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, तभी तो कोई किसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इनको चेंज करने से प्रॉपर्टीज में चेंज आए तो वो क्या हो जाएंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इनको चेंज करने से इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब इनको हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। मैं नहीं चाहती कि मैं आपको जल्दबाजी में बता दूं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे और यहीं से अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जब भी लेक्चर में मिलेंगे तो हम किनके ऊपर बात करेंगे, ये फोर्थ बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ द सिस्टम। हमने प्रॉपर्टीज को टू टाइप में डिवाइड कर दिया, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। तो इनके बारे में हम बात करेंगे, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, अच्छे से समझाएंगे ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हो सके, ठीक है। सो आई होप आज की जो क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो बस एक बार लाइक कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।